हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 8 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो देखिए, यह वीडियो हमारा पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 के वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या है। देखिए, प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि जल के 3 नमूने लो। एक नदी का जल, दूसरा अनुप अनुपचारिक वाहित मल मल जले तथा तीसरा वाहित मल उपचार संयंत्र से निकला द्वितीय बहिर्स्राव। इन तीनों नमूनों पर आ बा सा के लेबल लगाओ। मतलब तीनों पर अलग अलग नंबर लगाओ। किसी पर आ बा सा लिख दो मतलब जानकारी मिल सके कि कौन किसका जल है। इस बारे में प्रयोगशाला कर्मचारी को पता नहीं है कि कौन क्या है। इन तीनों नमूनों आ बा व सा का BOD रिकॉर्ड किया गया, जो क्रमशः 20 mgl, 8 mgl, 400 mgl निकाला। इन नमूनों में कौन सा सबसे अधिक प्रदूषित नमूना है। इस तथ्य को सामने रखते हुए कि नदी का जल अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ है, क्या आप सही लेबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए उत्तर देखिए किस प्रकार से होगा। BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत निश्चित समयकाल में करता है तथा उन्हें क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। अनुपचारिक वाहित मल जल सबसे अधिक प्रदूषित होता है, क्योंकि इसमें मनुष्य का मल मूत्र, कपड़े की धुलाई से उत्पन्न जल, औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट आदि उपस्थित मिलते हैं। इसलिए इस जल का BOD सबसे अधिक होगा। नदी का जल साफ होता है क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, अतः इस जल को BOD सबसे कम होता है। इसलिए ये निम्नलिखित प्रकार से लेबल किए जा सकते हैं। देखिए, जो नदी का जल है वो स्वच्छ होता है, इसकी अपेक्षा जो मल रहित जल होता है, जो मल वहित जल होता है, उससे नदी का जल स्वच्छ होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मनुष्य का मल मूत्र मिला रहता है, कपड़ों उसी से कपड़े धुले जाते हैं, उसका भी पानी उसी में रहता है। साफ सफाई घर की करते हैं, उसका भी पानी वहीं में रहता है। तो इस प्रकार से वो दूषित रहता है, इसलिए इसका BOD जो होता है सबसे अधिक होता है। तो जिसका BOD सबसे अधिक होगा वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। जिसका BOD सबसे कम होगा वह जल उतना ही स्वच्छ होगा। आगे देखिए, इसका नमूना देखिए। नमूना आ, बा तथा आ। तो देखिए यहाँ पे सा कर सकते हैं, लास्ट वाला सा रहेगा। तो देखिए, आ है क्या, 20 mgl, क्या BOD का मापन जो है। और ये क्या है, द्वितीयक बहिर्स्राव जल। 8 mgl किसका है, नदी का जल। और 400 mgl है किसका, अनुपचारिक वाहित मल जल, जिसमें मल मूत्र आदि सभी सामान मिले रहते हैं। ये किसका कितना है, BOD इसका 400 mg लीटर, 400 mg प्रति लीटर। और इसका नदी के जल का 8 mg प्रति लीटर। तो इस प्रकार से जो नदी का जल है सबसे स्वच्छ है, क्योंकि इसका BOD क्या है, सबसे कम है। और सबसे अधिक BOD किसका है, वाहित मल जल का। तो ये सबसे अधिक प्रदूषित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि तथा स्टैटिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघु लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। तो उत्तर देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलो पॉलोस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। स्टैटिन यानी कि लोवास्टैटिन का उत्पादन मोनोस्कम परप्यूरियस से किया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का पता लगाएं तथा अपने अध्यापक से इनके विषय में विचार विमर्श करें। नंबर 1 क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन SPC। दूसरा क्या है, मृदा। देखिए उत्तर,
इसका उत्तर देखिए पहला हमारा क्या है, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। तो देखिए सेवाल, सेवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेना सॉरी क्लोरेला तथा सिनेडेस्मस एवं कवक जैसे ईस्ट और फिर क्या है सेक्रोमाइसिटी, टारुलाप्सिस तथा कैंडिडा का उपयोग एकल कोशिकीय प्रोटीन के रूप में किया जाता है। और देखिए मृदा यानी मिट्टी, यह एक अकेला निवास स्थल है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव तथा प्राणी जात उपस्थित रहते हैं। जो मिट्टी है ये एक अकेला निवास स्थान है जहाँ पर मनुष्य भी रहते हैं और सभी सूक्ष्म जीव प्राणी सभी रहते हैं, और उच्च पादपों को यांत्रिक सहायता एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। जो मिट्टी होता है पौधों का और पेड़ों को क्या करता है, पोषक प्रदान करता है, जिस पर मनुष्य की सभ्यता आधारित है। पौधे के विकास पर राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीवों का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। राइजोस्फीयर में सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो पौधों में अकार्बनिक पोषकों को घुलाते हैं। कुछ राइजोस्फीयर सूक्ष्मजीव वृद्धि उत्तेजक पदार्थ भी उत्पादित करते हैं। जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया आदि उर्वरक जो उर्वरक मृदा की पोषण गुणवत्ता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित को घटते क्रम में मानव समाज कल्याण के प्रति उनके महत्व के अनुसार संयोजित कीजिए। महत्वपूर्ण पदार्थ को पहले रखते हुए कारणों सहित अपना उत्तर लिखिए। नंबर 1 क्या है, बायोगैस, दूसरा सिट्रिक एसिड, तीसरा है पेनिसिलिन और चौथा है दही। तो इसको क्या करना है, इसको घटते क्रम में लिखना है, जो मानव समाज के कल्याण में किस प्रकार से हैं। मतलब पहला स्थान किसका है, उसके बाद दूसरा स्थान किसका है, इसको घटते क्रम में लिखना है। तो आइए देखते हैं उत्तर। देखिए पहला नंबर हमारा है पेनिसिलिन। यह एक प्रतिजैविक है। इसका उपयोग बहुत से जीवाणु जनित रोगों जैसे सिफिलिस, गठिया, डिप्थीरिया, फेफड़े का संक्रमण आदि के उपचार के लिए किया जाता है। तो ये इन चारों में से सबसे अधिक है, प्रभावशाली है, अधिक उपयोगी है। दूसरा है बायोगैस। इसका उपयोग खाना बनाने एवं प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। गोबर गैस निर्माण के उपरांत उपयोग की गई गोबर की स्लरी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। देखिए जो बायोगैस है इसका उपयोग क्या होता है, खाना बनाने में किया जाता है, जो गोबर गैस कह सकते हैं आप। तो इसके जो गोबर बचता है बाद में उसे खेतों में खाद बना के डाल देते हैं। अगला देखिए हमारा सिट्रिक एसिड यानी सिट्रिक अम्ल। इसका उपयोग बहुत से भोज्य पदार्थों के परिरक्षण के रूप में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्परजिलस नाइजर नामक कवक द्वारा किया जाता है। अगला नंबर है दही। तो देखिए यह एक दूध मतलब दुग्ध उत्पाद है, माने दूध से बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम प्रतिदिन करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। जैव उर्वरक की किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक जो होते हैं किस प्रकार से मृदा की यानी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। तो देखिए जैव उर्वरक का निर्माण विभिन्न प्रकार के जीवों जैसे नील, हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु एवं कवक से होता है। साइनोबैक्टीरिया की कई जातियां जैसे नॉन स्टॉक, एनाबीना, टोलीप्रोथिक्स आदि वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण कर इसे नाइट्रोजन यौगिक में परिणत कर देते हैं। इनमें हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिका पाई जाती है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाती है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। आगे देखिए सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम मटर कुल के पौधों की जड़ों में ग्रंथियां बनाते हैं और वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस ग्रहण कर इसे नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिणत करते हैं। इससे मृदा की पोषक शक्ति में वृद्धि होती है। भूमि में पाए जाने वाले मुक्त जीवी जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलस में भी वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं। माइकोराइजा के कवक पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
कवक के तंतु मृदा से फास्फोरस तथा अन्य पोषकों को ग्रहण कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। तो बस दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इसका अभ्यास के दिए हुए प्रश्नोत्तर का पार्ट 2 का वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।